नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज मैं जिस रिपोर्ट को सुनाने जा रहा हूं वो इतिहास की सबसे बड़ी उलटफेर में से एक है, जहां पे एक ऐसा वक्त जब इजराइल यानी वो देश जो दशकों तक मिडिल ईस्ट की सियासत का सेंटर रहा और अमेरिका का सबसे करीबी साथी रहा, आज उस इजराइल पर ईरान ने अपनी सरकार बना ली है। इसीलिए जरा सोचिए, जिस इजराइल को कोई छू तक नहीं सकता था, वो आज अपने ही शहरों में ईरानी परचम के साये में सांस ले रहा है। जहां पे आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कैसे ईरान ने ये कदम उठाया, क्या हुआ कि इजराइल की हिम्मत टूट गई, अमेरिका क्यों चुप है और क्या ये मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल देगा। आइए जानते हैं इन सारे रिपोर्ट को विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पिछले साल नवंबर से, जब गाजा में युद्ध चल रहा था और लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर था और सीरिया से ईरानी हथियारों के काफिले इजराइल की निगरानी में घुसते जा रहे थे। मगर इजराइल को यकीन था हमसे कोई युद्ध नहीं जीत सकता, पर वो आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल गया। फिर ईरान ने ऑपरेशन कुद्स राइजिंग नाम की एक चुपचाप योजना बनाई। फिर इस योजना के तहत इजराइल के भीतर छिपे हजारों सहयोगियों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया। फिर सीरिया, इराक और लेबनान की सीमाओं से हथियार भेजे जाने लगे और जनवरी आते आते तेल अवीव और यरूशलेम में धमाकों की खबरें आम हो गईं। मगर असली झटका तब लगा जब फरवरी में ईरान ने अचानक उत्तरी इजराइल पर अपनी फौज उतार दी। फिर एक के बाद एक शहर पर कब्जा होता चला गया। फिर इजरायली सेना दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती थी, लेकिन ईरान ने युद्ध का तरीका बदल दिया और रातों रात ड्रोन हमले, साइलेंट ग्राउंड फोर्स और साइबर अटैक किया। फिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर दिया गया और फिर रॉकेटों की बारिश में सेना की कम्युनिकेशन लाइन ठप हो गई। फिर एक ही हफ्ते में गैलीली से लेकर हाइफा तक ईरानी कमांडर्स काबिज हो चुके थे। फिर इजराइल की जनता टीवी पर अपने नेताओं की लाचारी देख रही थी। फिर लोग कहने लगे कि हमारी फौज कहां गई और हमारे प्रधानमंत्री बंकर में क्यों छुपे हैं। और फिर इसी दौरान ईरान ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि अब इजराइल पर हमारी प्रशासनिक समिति काम करेगी। जहां पे मार्च के पहले हफ्ते में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सीधा प्रसारण किया और उन्होंने कहा, इजराइल की जनता को हम अपना मानते हैं और हम यहां स्थायी प्रशासन के लिए ईरानी सरकार नियुक्त कर रहे हैं। फिर तेल अवीव में हजारों सैनिकों के घेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ईरानी झंडा लगाया गया। फिर एक ईरानी गवर्नर ने शपथ ली कि वो अब इस इलाके का प्रशासन संभालेंगे। जहां पे इजराइल की संसद नेसेट, जिसे कभी मिडिल ईस्ट की लोकतंत्र की मिसाल कहा जाता था, उसके बाहर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गईं और कुछ सांसदों को गिरफ्तार किया गया और कुछ देश छोड़कर भाग गए। और इजराइल की पूरी सियासी और सैन्य व्यवस्था जिस एक भरोसे पर टिकी थी वो था अमेरिका का संरक्षण। पर इजराइल को दशकों से कहा जाता रहा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो अमेरिका आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसी भरोसे की वजह से इजराइल ने अरब देशों की नाराजगी की भी परवाह नहीं की और अमेरिकी हथियार, अमेरिकी फंडिंग, अमेरिकी खुफिया तंत्र, ये सब इजरायली सुरक्षा का मजबूत कवच बने हुए थे। मगर जैसे ही ईरान ने कब्जे का ऐलान किया, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की तरफ से क्या हुआ? सिर्फ एक ठंडी प्रेस स्टेटमेंट दिया, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, यानी हम हालात पर नजर रख रहे हैं। क्या सिर्फ नजर रखना काफी है? इस सवाल ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। जहां पे एक तरफ तेल अवीव की संसद में ईरानी झंडा लहरा रहा था, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में एक सन्नाटा था, जहां पे कई जानकारों का कहना था अमेरिका अंदर ही अंदर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अब इजराइल को बचाने में उसे अपनी साख से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ने सिर्फ सैन्य घेराबंदी नहीं की थी, वो अब सीधा प्रशासनिक कब्जा कर चुका था। जहां पे अगर अमेरिका खुलकर युद्ध में उतरता तो इसका मतलब होता एक और मिडिल ईस्ट युद्ध, ऐसा युद्ध जो शायद पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देता। फिर वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की घरेलू राजनीति भी जिम्मेदार है, जहां पे अमेरिकी जनता अब मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों को भेजना नहीं चाहती और अमेरिकी कांग्रेस में इस बात पर बहस होती रही कि क्या हमें अपनी अर्थव्यवस्था का बोझ उठा
उठाकर फिर से मिडिल ईस्ट में फंसना चाहिए, जहां पे इजरायली नेता लगातार वॉशिंगटन से संपर्क कर रहे थे और प्रधानमंत्री कार्यालय से अपील हुई, हमें फौरन सैन्य मदद दीजिए। मगर जवाब में कुछ नहीं आया, केवल मॉनिटरिंग, डीप कंसर्न और कूटनीतिक रास्ता खोजने की बात आई, जहां पे ये वही अमेरिका था जिसने दशकों तक हर युद्ध में इजराइल को थामे रखा। गोलन हाइट्स में, गाजा में, लेबनान में, हर मोर्चे पर अमेरिकी हथियार और इंटेलिजेंस से इजराइल की सेना ताकत पाती थी। मगर आज जब इजराइल का वजूद दांव पर था तो वॉशिंगटन की दीवारों से सिर्फ खामोशी की गूंज उठी, जहां पे दुनिया ने पहली बार देखा कि जब ताकतवर की गारंटी फेल हो जाए तो कितनी जल्दी एक देश की आत्मा बिखर जाती है। जहां पे इसी खामोशी ने ईरान को हिम्मत दी, क्योंकि ईरान जानता था अगर अमेरिका नहीं कूदा तो बाकी कोई देश कुछ कर ही नहीं सकता। और कुछ विश्लेषक कहते हैं कि यही अमेरिका की रणनीति थी, इनडायरेक्ट रेट, यानी कि सार्वजनिक तौर पर युद्ध का विरोध न करना मगर अंदर ही अंदर पीछे हट जाना। और इस एक फैसले ने पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को उलट कर रख दिया, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल को नहीं बचा सकता तो अब किसका भरोसा बचेगा, जहां पे सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन सबको अपने अपने भविष्य की चिंता होने लगी। फिर अमेरिका की चुप्पी ने इजराइल को अकेला कर दिया, वो अकेलापन जो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक होता है। लेकिन कभी आपने कल्पना की थी कि इजराइल के सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित शहर, वो शहर जो यहूदियों की पहचान था, वहां एक एक दिन ईरानी झंडे के नीचे सांस लेंगे? कब्जा किसी एक जगह पर नहीं हुआ। ईरानी फौजों ने हर शहर को निशाने पर लिया, जहां हर जगह का दर्द अलग था, हर जगह का मंजर अलग था, जिसे तीनों अब्राहमिक धर्मों का सबसे पवित्र शहर कहा जाता है, जहां पे यहूदी, ईसाई, मुसलमान सबकी आस्था यहां मिलती है, जहां पे इजरायली संसद नेसेट के सामने हरे रंग के ईरानी झंडे लगे और फिर सैकड़ों सैनिक सड़क पर मार्च कर रहे थे और वहां के नागरिक हतप्रभ होकर ये मंजर देख रहे थे, जहां पे यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और ईरानी प्रशासन ने ऐलान किया कि यरूशलेम अब ईरान के प्रोटेक्शन में है और लोगों को नए पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई और सड़कों पर पोस्टर लगे, ईरानी प्रशासन के आदेश का पालन करें। और हाइफा के बंदरगाह पर परचम इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा है, जहां से हथियार, सामान, तेल सब आता जाता था। यहां ईरानी नौसेना की कुछ यूनिटें तैनात की गईं, फिर बंदरगाह पर कंटेनर रोककर तलाशी ली जाने लगी, फिर हर जहाज का दस्तावेज चेक होता और कुछ जहाजों को जब्त भी कर लिया गया। फिर बंदरगाह के प्रशासनिक दफ्तर में एक बोर्ड लगाया गया, जहां पे ईरान गवर्नमेंट अथॉरिटी हाइफा रीजन, ये इजराइल के आर्थिक दम पर करारा वार था। तेल अवीव, आधुनिकता का पतन। तेल अवीव इजराइल का सबसे आधुनिक और जीवंत शहर, गगनचुंबी इमारतें, हाईटेक ऑफिस, समंदर किनारे होटल। वही तेल अवीव अब सैनिकों की चौकियों से घिरा था। ईरानी फौज ने सिटी हॉल पर कब्जा कर लिया। नगर प्रशासन ने एक वक्तव्य जारी किया, हम नागरिक सेवाओं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या इजराइल अपनी जमीन वापस ले पाएगा? क्या अमेरिका एक निर्णायक कदम उठाएगा या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? आज की कहानी का अंत यहां नहीं है, ये इतिहास का नया अध्याय है जिसे हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इतिहास बदलते वक्त खामोशी से नहीं देखना चाहिए, इस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि जो आज इजराइल में हुआ कल कहीं और भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं रवीश कुमार आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सवाल कीजिए, सोचिए और इतिहास को समझिए।